हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर से। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो हम ये बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है। हमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है चैप्टर्स या पोएम के साथ साथ। इसके अलावा ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स ये बिल्कुल मेन टॉपिक की तरह आता है हमारे सिलेबस में। इवन आप सेट, एच टेट, सी टेट, कोई भी टेट का एग्जाम देते हैं, वहां पर इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज के वीडियो में हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार वो होते हैं जो किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को जब भी हम बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक मेंटल इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, वो शब्द सुन के आप इमेज बना लेंगे। तो जो आपको हेल्प करते हैं ऐसा करने में वो टूल्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड टू गिव इमेजिनेटिव मीनिंग टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। एक ऐसा शब्द या ऐसा एक्सप्रेशन जो ओरिजिनल मीनिंग को ना बताकर आपको एक इमेजिनेटिव मीनिंग यानी काल्पनिक अर्थ बताएगा, ताकि आप एक स्पेशल इफेक्ट ऐड कर सके। आप इसमें बढ़ा चढ़ाकर चीजें बोलते हैं, आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं, आप चीजों के बारे में ओवर एक्सेजरेट कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करने लग जाते हैं। ये होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली इनका काम होता है टू गिव क्रिएटिव इफेक्ट। ये जो भी आपके राइटिंग कंटेंट है उसको क्रिएटिव इफेक्ट देते हैं। बात करते हैं टाइप्स की। तो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 20 टाइप्स के, और एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 20 टाइप्स के नाम, और उसके बाद हम एक बाय वन करेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे नामों की टाइप्स की, जो है 20 टाइप्स, इनके नाम, और फिर हम बात करेंगे इनका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहला है एलिट्रेशन, सेकेंड एंटीथेसिस, थर्ड एपोस्ट्रोफी, फोर्थ सर्कमलोक्यूशन, फिफ्थ एपिग्राम, सिक्स्थ यूफेमिज्म, सेवेंथ हाइपरबोले, एट्थ आयरनी, नाइन्थ लिटोटिस, 10th metaphor, 11th metonymy, 12th onomatopoeia, 13th oxymoron, 14th paradox, 15th personification, 16th pleonasm, 17th pun, 18th simile, 19th synecdoche, 20 अंडरस्टेटमेंट। फिगर ऑफ स्पीच के जो 20 टाइप्स हैं उनको 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है, यानी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है शोइंग अ रिलेशनशिप और रिजेम्बलेंस। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी रिजेम्बलेंस शो करते हैं, यानी कोई भी रिश्ता या कोई भी उनका आपस में हम रिजेम्बलेंस के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसा कुछ भी शो करना चाहते हैं, तो हम इन वाले फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, जो है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, यूफेमिज्म, मेटोनिमी और सिनेक्डिकी। ठीक है, ये जो हमारे 6 फिगर ऑफ स्पीच है, ये यूज होते हैं हमारे कोई भी रिलेशनशिप या रिजेम्बलेंस को शो करने के लिए। सेकेंड क्लासिफिकेशन है शोइंग फोनेटिक रिजेम्बलेंसेज एंड रिप्रेजेंटिंग साउंड्स। मतलब जब भी फोनेटिक यानी लेटर्स की साउंड की बात होगी या फिर किसी साउंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, तो ये वाले जो फिगर ऑफ स्पीच है यूज होते हैं। दो होते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बताता है हमें, वैसे हम डिटेल में करेंगे पर फिर भी इन शॉर्ट, एलिट्रेशन जब यूज होता है जब कोई भी सेम कॉन्सोनेंट या वॉवल्स होते हैं, साउंड्स होती हैं। ओनोमेटोपिया ओनोमेटोपिया यूज होता है जब भी हम किन्हीं साउंड्स की बात करते हैं, जैसे हिस, ठीक है, या फिर मूमू, काउ की साउंड हो गई, या फिर स्नेक की साउंड हो गई। इन साउंड्स को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ओनोमेटोपिया का। ठीक है, तो जब भी हम फोनेटिक रिजेम्बलेंस या साउंड्स के बात करेंगे तो ये 2 फिगर ऑफ स्पीच आएंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन से लर्न करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में आइडेंटिफाई करना। थर्ड क्लासिफिकेशन है शोइंग एम्फेसिस और अनइम्पोर्टेंस। जब भी हम किसी चीज पर जोर देना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम थर्ड ये जो कैटेगरी है फिगर ऑफ स्पीच की वो यूज करते हैं, दैट इज हाइपरबोले, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी और लिटोट्स।
ठीक है, तो ये 5 यूज करते हैं जब भी कोई एम्फेसिस या किसी अनइम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनको लर्न करेंगे बहुत इजीली, फिर आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एम्फेसिस हो रहा है, साउंड्स की बात हो रही है, या फिर किस चीज से रिलेटेड हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना क्लासिफिकेशन के बेसिस पे और आंसर करना, राइट। अब बात करेंगे इनके टाइप्स की डिटेल में विद एग्जांपल्स, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द repetition ऑफ consonant साउंड्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर व्हिच क्रिएट्स मेलोडिक इफेक्ट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है, एक दूसरे के साथ में होती है, बिल्कुल एक के बाद नेक्स्ट टू ईच अदर, एक के बाद दूसरा जो है सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होगा। कॉन्सोनेंट आपको पता ही होगा, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब भी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट यानी नेक्स्ट टू ईच अदर जो लाइन है उसमें सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, जो एक मेलोडिक इफेक्ट क्रिएट करता है। एज अगेन यू नो कि पोएटिक डिवाइस होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस का काम क्या होता है, बेसिकली यू नो रिदम ऐड करना पोएम में, पोएम को और ब्यूटीफाई करना, अलंकार का काम ही सुंदरता देना होता है, राइट। तो इसी तरह से ये भी अपने जो भी हम राइटिंग करते हैं उसको ब्यूटीफाई करता है, राइट। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होगा, एक के बाद एक होगी नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे कि शी शेल्स बाय द शोर, तो यहाँ पर जो है, जो एस है कॉन्सोनेंट, इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसको हम देखिए एस 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 है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर। बेटी बेक्स बिस्किट्स, सो बी बी बी, ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है ब और ब, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अब ये जो प का साउंड है ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, राइट। तो जब भी रिपीटिशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स का तो वो होगा एलिट्रेशन। सेकेंड टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, इट इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स और आइडियाज नेक्स्ट टू वन अनदर इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट देयर कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि दो अपोजिट यानी विपरीत चीजें या आइडियाज या विचार एक दूसरे के साथ रखे जाएंगे ताकि दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो सके, दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो फर्क है उसके बारे में हम जान सके। तो दो अपोजिट आइडियाज या फिर दो अपोजिट थिंग्स, चीजें एक साथ रखी जाएंगी टू ड्रॉ कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, अब ये जो स्पीच है इसका कॉन्ट्रास्ट किससे किया, साइलेंस से। स्पीच का अपोजिट क्या होता है, साइलेंस, सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बोलना चांदी है पर शांत रहना सोना है। तो क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, स्पीच और साइलेंस में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जा रहा है, नॉट कंपैरिजन, अ कॉन्ट्रास्ट इज ड्रॉन हियर, कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जा रहा है स्पीच और साइलेंस के बीच में। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनिमीज क्लोजर, अपने दोस्तों को पास रखो, दुश्मनों को उससे भी ज्यादा पास रखो, ठीक है। अब फ्रेंड्स और एनिमीज का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, ऑपोजिट है, फ्रेंड्स का ऑपोजिट क्या होता है, एनिमीज होता है। तो एंटीथेसिस क्या होता है, एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें कोई भी दो चीजें या दो विचार जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं उन्हें साथ रखा जाता है ताकि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जा सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, दैट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होती है, जब भी कोई करेक्टर प्ले का, पोएम का एड्रेस करता है किसी ऐसे पर्सन को या थिंग को जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, या तो कोई है जो मर चुका है, अगर पर्सन की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, तो यानी क्या कि कोई भी चीज जो नॉन लिविंग है, और कॉन्सेप्ट कोई भी आइडिया, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन अ कैरेक्टर एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड, कुछ भी ऐसा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, प्रेजेंट नहीं है, वहां मौजूद नहीं है, जैसे कि एक डेड पर्सन हो गया, अगर हम किसी डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओ रोमियो रोमियो, वेयरफॉर आर्ट दाउ रोमियो, ये रोमियो एंड जूलियट प्ले से है, विलियम शेक्सपियर के लाइंस। और अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो रोमियो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता जब उसको बुलाया जा रहा है इस सीन में, तो अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट और अ डेड पर्सन, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल एप्लीकेबल है, ये अपोस्ट्रोफी है, एड्रेस किया जा रहा है कैरेक्टर के द्वारा रोमियो को। डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन ने अपनी एक पोएम में लाइन लिखी है, डेथ बी नॉट प्राउड। अब डेथ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है
जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, ठीक है, वो जवाब तो नहीं देगी, वो यहाँ पे डेथ को बोल रहे हैं कि तुम अपने पे घमंड मत करो, कि तुम आओगी तो लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ पे वो डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो डेथ को बोल रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, डेथ तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, इट्स अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उनको वापस रिप्लाई नहीं करेगा, वहां पर प्रेजेंट भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम यूज करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच होता है एपोस्ट्रोफी। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन जैसे कि आपको एक आइडिया दे रहा है सर्कल का, से बिल्कुल सही, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें बात सर्कल्स में की जाती है, यानी घुमा फिरा के की जाती है, और पर्पस सिर्फ एक इमेजरी क्रिएट करना है ना, सिर्फ तो नहीं बोल सकते हम, इमेजरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एक इमेज को क्रिएट करने के लिए बात को घुमाया जाता है ज्यादा वर्ड्स का यूज करके। इट इज अ यूज ऑफ अ पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन यूजिंग मोर वर्ड्स टू क्रिएट इमेजरी। बेसिकली ये यूज होता है पर्पसली, हम जानबूझकर ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन में इमेज को क्रिएट करने के लिए, ताकि हम ज्यादा वर्ड से क्या कर सके, एक इमेजरी क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ट्वाइस 5 मील्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। अब ये कुबला खान एक पोयम है सैमुअल टेलर कॉलरिज की। अगर आप पोइट्री से हैं रिलेटेड, ऑब्वियसली अगर आप फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक कर रहे हैं तो आप पोइट्री तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इंग्लिश लिटरेचर के ही स्टूडेंट हैं। तो एस.टी. कॉलरिज ने कुबला खान पोयम में एक लाइन यूज की है, ट्वाइस 5 मील्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। अब ये ट्वाइस 5 मील्स सीधा सीधा क्या है, 10 माइल्स है, पर इमेजरी क्रिएट करने के लिए उन्होंने ट्वाइस 5 माइल्स वर्ड को यूज किया है, ठीक है, उन्होंने वर्ड ज्यादा यूज किए, पर्पसली वर्डी डिस्क्रिप्शन दी, मोर वर्ड्स को यूज किया। अब एक और हैरी पॉटर सीरीज की बात करें हम, तो पूरी सीरीज में लॉर्ड जो वोल्डेमॉर्ट है उनका नेम कहीं भी नहीं लिया गया, बार बार क्या बोला गया, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। अब उसके नाम की इमेजरी क्रिएट करने के लिए एक वर्डी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, पर्पसली जगह जगह बार बार यही बोला गया, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। अब एक छोटा सा नाम है जिसको हम बोल सकते थे, बट इमेजरी क्रिएट करने के लिए, उस नाम का सस्पेंस रखने के लिए, उस नाम की पावर दिखाने के लिए, उस इमेजरी को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया बार बार ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। तो सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, ये वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम पर्पसली ज्यादा वर्ड्स को यूज करते हैं टू क्रिएट अ इमेजरी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है, जनरली क्लेवर और मेमोरेबल स्टेटमेंट होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा आपको याद रह जाती हैं, आप एक बार सुनते हैं तो या एक बार पढ़ते हैं तो आपको याद आता है मैंने ये पहले भी कहीं सुनी है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमेशा आपके माइंड में रहती है, जनरली ये क्या कहाँ यूज होती है, लोगों के स्पीचेस में यूज होती है, जब भी कोई स्पीच देता है तो वहां पर यूज होती है स्पीचेस में, देन आपके पोइट्री में, या फिर बुक के फ्रंट पे एज अ सब पार्ट या सब हेडिंग ये मेंशन होता है और आपके माइंड में फटाफट आ जाता है, ये बहुत मेमोरेबल स्टेटमेंट्स होती है, जैसे कि देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमने जनरली बहुत बार सुनी है, बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ये भी बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट है, हमेशा हमने सुनी है। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, अगेन एक बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमेशा हमें याद रह जाती हैं, बहुत ही मेमोरेबल होती हैं, वो होती है एपिग्राम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कब यूज होता है, जब भी हम किसी बात को अंडरस्टेटेड मैनर में बोलते हैं, मतलब ऐसी बात जो हम सामने खुलकर नहीं बोल सकते कि शायद किसी को हर्ट हो जाए, या हम उस बात को छुपाना चाहते हैं, हमें लगता है हो हमने ये क्या बोल दिया, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो हम जब भी अपनी बात को कहते हैं, हम वर्ड्स को घुमा फिरा के कुछ और स्टेटमेंट दे देते हैं, तो जनरली ऑफन ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे किसी की डेथ हो गई, कुछ पैसों से रिलेटेड चीज है, सेक्स है, मेंस्ट्रुएशन है, ऐसे वर्ड्स, इन सबको जब भी हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट वर्ड्स यूज कर लेते हैं, हम दूसरे वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे कि बेसिकली पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन इफ्यूमिज्म इज अ वे टू से समथिंग इन एन अंडरस्टेटेड मैनर ऑफन टू अवॉइड डिफिकल्ट टॉपिक्स, यानी जब भी हम कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी बात को अंडरस्टेटेड तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम यूफेमिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि कोई किसी की डेथ हो गई, कोई डेड है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पास्ड अवे, नो लॉन्गर विद अस। हमने इस टॉपिक को डायरेक्टली ना बोल के इस तरह से बोल दिया। मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं टाइम ऑफ द मंथ। कोई फायर्ड हो गया है जॉब से, कुछ भी, तो हम बोलते हैं लेट गो। या फिर कोई लेट है तो हम बोल देते हैं रनिंग अ लिटिल बिहाइंड।
तो हम इस तरह के टर्म्स को यूज कर लेते हैं अंडर स्टेटेड मैनर में, डिफिकल्ट टॉपिक्स को अवॉइड करने के लिए उनको एक अलग वे से प्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी हम इस तरह से यूज करते हैं वर्ड्स को, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है यूफेमिज्म। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोले। हाइपरबोले जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, हाइपर होके बोलना। जब हम हाइपर होके बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एग्जेजरेट करते हैं सिचुएशन को, हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो हाइपरबोले में यही होता है, जब भी हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो हम हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। हाइपरबोले इज अ डेलिब्रेट एक्सेजरेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू अ स्टेटमेंट। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेबरेटली एक्सेजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं बात को, जिससे कि क्या होता है, या तो बात पे जोर देंगे या इमरजेंसी शो करेंगे या फिर एक्साइटमेंट दे देते हैं स्टेटमेंट को जो भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। अब कोई मर सकता है भूख से, नहीं, पर आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो अब मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोले। यू सिट ऑन अ थ्रोन ऑफ लाइज। आप क्या बोल रहे हो कि तुम झूठ की गद्दी पर बैठी हो। अब झूठ की कोई गद्दी हो सकती है, किसी ने झूठ बोला 1 2 10, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि झूठ की गद्दी पर ही बैठे हो। तो इट इज अगेन हाइपरबोले। My brother said that he had million things to do when he was actually sitting idly. मेरा भाई मुझे कह रहा था मुझे करोड़ों काम करने हैं, लाखों काम करने हैं, और जबकि वो खाली बैठा हुआ है। अगेन हाइपरबोले, टू एक्सेजरेट द सिचुएशन और द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हाइपरबोले को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी। आयरनी क्या होता है, आप कहना कुछ और चाहते हैं पर उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब आप कहते कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। आयरनी इज ए सिचुएशन दैट सबवर्ट्स अ रीडर्स एक्सपेक्टेशंस। पढ़ने वाले के एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल बदल देते हैं, मतलब आपको लगता है अरे इसका मतलब तो ये होगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, आपका जो मन है, जो आप सोच रहे हैं कि सामने वाली स्टेटमेंट आपको कन्वे करेगी, वो कन्वे ना करके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है। जैसे कि अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। अब एक पायलट है, उसको कैसे हाइट का फियर हो सकता है, आयरनी है ना। डेली एयरप्लेन को वो उड़ा रहा है, डेली फ्लाइट से वो जा रहा है, लेकिन फिर भी हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, तो एक आयरनी है। अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन्स अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज। अब फेसबुक पे एक पोस्ट है जो कंप्लेन करती है कि फेसबुक कितना यूजलेस है, कितना आयरॉनिक है। फेसबुक देख रहा है सामने वाला पर्सन और पढ़ भी क्या रहा है कि फेसबुक कितना यूजलेस है। तो कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज। कॉबलर कौन होता है, शूज बनाने वाला, मोची है ना। मोची के बच्चों के पास जूते नहीं है। ठीक है, तो ये आयरॉनिकल है सिचुएशन। अब ऐसा हो सकता है कि मोची के बच्चे के पास शूज नहीं है, पर क्या है, आयरॉनिकल है। यहाँ पर बेसिकली शायद पोइट ये कहना चाहता है कि वो इतना गरीब है, सारी दुनिया के शूज बनाता है, पर अपने बच्चों के लिए उसके पास शूज नहीं है। तो ये होती है आयरनी, जो रीडर की एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल पलट देती है। हम सोचते कुछ और है कि हो रहा है कुछ और होगा, लेकिन होता कुछ और है। ठीक है, तो ये होता है आयरनी। जबकि हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ओहो यू आर वेरी स्मार्ट, ऐसे तो ये हम आयरॉनिकली बोलते हैं। कोई बहुत डम होता है, हम उसको बोलते हैं स्मार्ट, तो एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे देते हैं हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज लिटॉट्स। लिटॉट्स क्या होते हैं, लिटॉट्स यूज अ डबल नेगेटिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव, यानी माइनस माइनस प्लस, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो दो नेगेटिव वर्ड्स मिलके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि यू आर नॉट रॉन्ग, नॉट और रॉन्ग दोनों एक नेगेटिव है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, तुम सही हो। ठीक है, तो दो नेगेटिव्स ने क्या बना दिया, एक पॉजिटिव। ही इज नॉट अनलाइक हिज डैड, नॉट एन अनलाइक नेगेटिव, पर हम क्या बोल रहे हैं, वो अपने पिता के जैसा नहीं है। राइट, तो क्या हुआ, दो नेगेटिव ने एक पॉजिटिव बनाया। हम उसके बारे में अच्छी बात करें, दैट्स नॉट टू डर्टी, नॉट एंड डर्टी दोनों एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या बोल रहे हैं, वो अच्छा है। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि डबल नेगेटिव को यूज कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, आप सेंटेंस को बोल के देखिएगा। यही टिप और ट्रिक है कि आप सेंटेंस को बोल के देखिएगा। सबसे पहले तो वहां पर नॉट होगा, सेंटेंस में अगर नॉट है तो प्लीज आप मैच कीजिए कि जो उसके आगे वाला वर्ड है या एक वर्ड छोड़ के जो आगे वर्ड है वो नेगेटिव है या नहीं। नॉट है और आगे भी एक और वर्ड नेगेटिव है और मीनिंग पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज लिटॉट्स। तो आप एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। आई कांट डिसएग्री विद व्हाट यू सेड।
ठीक है। अब कांट इज अगेन नॉट एंड डिसएग्री, अगेन नेगेटिव क्रिएटिंग पॉजिटिव, ठीक है। ये दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली लिटॉट्स को आइडेंटिफाई करने का टिप क्या है, सेंटेंस में नॉट होगा सबसे पहले, नॉट को देखने के बाद आपको ये देखना है कि आगे एक और नेगेटिव वर्ड है जिसके दोनों के मिलने से पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, तो ये लिटॉट्स है, राइट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमटोपिया। ओनोमटोपिया क्या होता है, साउंड। आपको क्या देखना है, जो भी वहां पर बात हो रही है वो साउंड है, साउंड मेंशन हो गई आपकी स्टेटमेंट में, साउंड हमेशा दी होगी। इट इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट मीन्स, उसमें से आपको वही साउंड मिलेगी स्टेटमेंट में जो उस क्रिएचर की होती है। इट कैन बी ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी any object, it can be animal, like the bee buzzed in my ear, तो bee की जो buzzing sound है, that is what it is, the bee buzzed in my ear. The cat meowed for some milk, sound of cat is meow. The boom of the firecrackers scared the baby, boom, firecrackers की sound क्या होती है, boom. The snakes hiss loudly, hiss क्या है, स्नेक की साउंड है। तो जब भी साउंड की बात होगी किसी भी, तो वो होता है ओनोमटोपिया। जब भी साउंड के बारे में हम बात करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें किसी की साउंड की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे बी की बजिंग साउंड की बात हो रही है, कैट का म्याऊ कैट की साउंड की बात हो रही है, फायर क्रैकर्स का बूम तो किसकी बात हो रही है, फायर क्रैकर्स की साउंड की बात हो रही है, स्नेक्स की हिस जो है साउंड की बात हो रही है। तो जब भी साउंड की बात होगी स्टेटमेंट में तो वो होता है ओनोमटोपिया, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। इसको हम सिमिली और सिमिल दोनों बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दो डिसिमिलर यानी दो बिल्कुल अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, लेकिन लाइक और एज की हेल्प से। अ सिमिली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जहां पर भी सेंटेंस में आपको दिखेगा कि दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है और लाइक और एज यूज हुआ है, तो ये आपका सिमिली है। आंख बंद करके वहां पर आप सिमिली को टिक कर दीजिएगा या सिमिली लिख दीजिएगा, ठीक है। वाइट एज स्नो, किसकी जैसी, बर्फ की जैसी सफेद, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं ना, हर ब्यूटी इज वाइट एज स्नो, ठीक है, बर्फ के जैसी बिल्कुल सफेद। एज जेंटल एज अ लैम्ब, लैम्ब क्या होता है, बहुत ही जेंटल होता है, शांत होता है, तो एज जेंटल एज अ लैम्ब। सिंग्स लाइक अ कुकू, मतलब कोई जो बहुत सुरीला गाता है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं बोलना कि वो बिल्कुल कोयल के जैसे गाती है, मतलब जैसे आ गया जहां पर भी ना। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, राइट। एज ब्राइट एज द मून, चांद की तरह चमकदार, ब्राइट, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिमिली को जब भी हम लाइक और एज की हेल्प से किन्हीं भी दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं, तो वो होता है सिमिली। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। मेटाफर इज लाइक सिमिली, इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये होता है डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स। मतलब इसमें कंपैरिजन तो होगा दो चीजों का या दो लोगों का, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर लाइक और एज नहीं होगा, ठीक है। A metaphor is a direct comparison of dissimilar things. Dissimilar चीजों का एक क्या होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। जैसे लाफ्टर इज द मेडिसिन, अब लाफ्टर को यहाँ पे मेडिसिन से कंपेयर किया गया है, लाफ्टर को दवाई से कंपेयर किया गया है, लेकिन क्या है, लाइक और एज नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। लाफ्टर इज द मेडिसिन। माय मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अब मेरे माँ के दिल को सीधा बोला है हार्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड ये नहीं बोला। माय मॉम हैज अ हार्ट लाइक गोल्ड, अगर हार्ट लाइक गोल्ड होता तो ये सिमिली बन जाता। दिलीप हैज स्टोन हार्ट, दिलीप हैज स्टोन हार्ट, ये क्या है, मेटाफर है। अगर ये होता दिलीप हैज अ हार्ट लाइक स्टोन, तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। अगर ये होता सेंटेंस लाफ्टर इज लाइक मेडिसिन, तो ये होता सिमिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, तो ये है मेरा मेटाफर। लाफ्टर इज द मेडिसिन। तो जब भी दो चीजों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा विदाउट लाइक और एज, तो वो होता है मेटाफर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को उसके नाम से ना बुलाकर किसी ऐसे नाम से बुलाएं जो उससे बिल्कुल क्लोज है, उसके बिल्कुल पास है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं क्वीन के लिए क्राउन बोल देते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं क्राउन यूज कर लेते हैं क्वीन के लिए, तो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्वीन की ही बात हो रही है। पहले डेफिनेशन देखते हैं।
Metonymy is used to refer to something by the name of something else that is closely connected with it. ठीक है, किसी भी ऐसी चीज का नाम लेना उस चीज की जगह जो उससे क्लोजली रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कार के लिए राइड वर्ड यूज करते हैं बहुत बार. माई राइड इज पार्क्ड आउटसाइड. अब जब आप ये सेंटेंस सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कार की बात हो रही है. ब्रेड इज मनी. कई बार हम लोग मनी की जगह ब्रेड बोलते हैं, है ना, कि हमें ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, हमें अपनी ब्रेड अर्न करनी है, जिसको बोलते हैं रोटी कमानी है. वी हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न ब्रेड. तो इस तरह से मेटोनिमी का यूज होता है जब भी हम उसका नाम ना लेकर उससे बहुत ही जुड़ी हुई चीज का नाम लेते हैं हमारी बात को कहने के लिए. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें दो विपरीत शब्दों को जोड़कर एक नया मीनिंग बनाया जाता है. दोनों शब्द बिल्कुल विपरीत होंगे एक दूसरे के, ठीक है. An oxymoron is a phrase that uses two contradictory words to create a new meaning. जैसे कि the strawberry cake was awfully good. अब ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, awfully and good, और एक नया वर्ड बना रहे हैं. वो कहना तो ये चाहती है कि बहुत ज्यादा अच्छा था, पर awful का मतलब क्या होता है, बैड, राइट, या फिर सैड. तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है और नया मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा. हर प्लान्स आर ओपन सीक्रेट. उसके प्लान्स ओपन सीक्रेट है यानी खुले राज हैं. अब जो राज हैं वो खुले तो हो नहीं सकते, लेकिन ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है, ओपन और सीक्रेट, और दोनों मिलकर क्रिएट कर रहे हैं एक न्यू मीनिंग. तो ये है ऑक्सीमोरॉन. सैम लाइक्स रीडिंग वर्क्स ऑफ द ट्रू फिक्शन. फिक्शन क्या होती है, काल्पनिक कहानियां. ट्रू मतलब सच्ची. अब सच्ची काल्पनिक एक साथ कैसे हो सकती है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, पर यहाँ पर ये एक न्यू मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं. तो ये होते हैं ऑक्सीमोरॉन, जहां पर दो अपोजिट वर्ड्स, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं उसके नए मीनिंग के साथ. जब मैं कॉलेज में थी और ऑक्सीमोरॉन पढ़ाया जा रहा था तो मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत फनी एग्जाम्पल दिया था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. उन्होंने बोला कि ऑक्सीमोरॉन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है हैप्पीली मैरिड, राइट. और तब हमें ये समझ नहीं आया था, पर अब समझ आता है कि इसका क्या मतलब हुआ. हैप्पीली मैरिड मतलब शी वाज लाइक कि कोई हैप्पी और मैरिड दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, राइट. सो दिस वाज द एग्जांपल शी गेव मी. तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस मजाक को याद कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक नया मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं. इट मीन्स इट्स ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. मतलब पैराडॉक्स क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है. मतलब वो कहना कुछ चाह रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और है. मैसेज तो कुछ और दे रहे हैं शब्द, लेकिन शब्दों के अंदर कुछ और अर्थ है, ठीक है. जनरली क्या होता है, लेकिन इसमें कुछ सच होगा, कोई थीम होगी या कोई मजाक होगा, ह्यूमर, ठीक है, जिसमें कि वो कोई एक मैसेज देना चाहेगा उस बात के थ्रू. A paradox is a statement that appears to contradict itself but contains some truth, theme और humor. मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, आपको यकीन ही नहीं होगा उस बात पर, लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ सच होगा या कुछ ह्यूमर होगा, ठीक है. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. पैसे को खर्च करके बचाओ. क्या हम पैसे को खर्च करके बचा सकते हैं, नहीं, लेकिन स्पेंडिंग इट मतलब उसको सही जगह पे स्पेंड कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, पॉलिसीज में इन्वेस्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पैसे बचाएंगे खर्च कर कर भी, ठीक है. तो क्या है यहाँ पर, एक ट्रुथ है, एक मैसेज है, एक थीम है सेविंग की. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. यह अंत की शुरुआत है. अब अंत की शुरुआत कैसे हो सकती है, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मैसेज है. जब भी कोई बुरा काम करता है तो वो अंत की शुरुआत हो जाती है. डीप डाउन यू आर रियली शैलो. मतलब कि आप किसी को ऐसे बोलते हो कि अंदर के बहुत गहरे तक तुम बिल्कुल खोखले हो, खाली हो, ठीक है. तो ये क्या है, ह्यूमर है एक तरह से, लेकिन एक थीम है कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि वो इंसान बहुत ज्यादा गहरे तक खाली है ना, बिल्कुल शैलो है वो पर्सन. तो ये होते हैं पैराडॉक्स, जब स्टेटमेंट खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करे. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. अंत की शुरुआत कैसे हो सकती है, अब ये खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये एक मैसेज दे रही है. तो ये होती है पैराडॉक्स वाला फिगर ऑफ स्पीच की स्टेटमेंट्स, जहां पर हम जहां पर स्टेटमेंट खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है पर इट हैज सम मैसेज इन इट. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, यानी किसी भी चीज को पर्सोनिफाई करना. इसमें क्या होता है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं, उनको इंसानों से कंपेयर किया जाता है, उनकी क्वालिटीज से कंपेयर किया जाता है,
उनके बारे में ज्यादा अच्छे से बताने के, अच्छे से मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज असाइनिंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन थिंग्स को देना। जैसे कि द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग पिक्चर, सन ने मुझे किस किया जब मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी, मतलब सन उसके फेस पे आ रहा था। क्या सन किस कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉन ह्यूमन थिंग को हमने क्या किया? ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया, बिकॉज किस तो ह्यूमन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सन किस्ड बोलकर क्या कर दिया? सन को ह्यूमन बीइंग की तरह बना दिया, ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर कर दिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट असाइन कर दिया उसे। द फ्लावर्स डांस टू द विंड, अब फ्लावर्स क्या होते हैं? अब मैं नॉन लिविंग तो नहीं बोलूंगी उसको, नॉन ह्यूमन होते हैं। नॉन ह्यूमन है फ्लावर्स, इंसान नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ? हवा में नाच रहे थे। फ्लावर्स नाच सकते हैं, इंसान नाच सकते हैं, तो यहाँ पर उनको क्या हुआ? ह्यूमन एट्रीब्यूट असाइन कर दिया गया, ह्यूमन बीइंग की तरह वो लोग डांस कर रहे थे। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी, क्या खाना हमें बुला सकता है? नहीं बुला सकता है, इंसान ही बुला सकते हैं ना हमें। तो यहाँ पर उसने क्या बोला? खाना मुझे ऐसे लग रहा था खाना मुझे बुला रहा था। तो क्या हुआ है यहाँ पे? अगेन नॉन ह्यूमन थिंग को, फूड को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया गया कॉलिंग का। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स असाइन कर देते हैं, उनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के साथ यूज करते हैं, बताते हैं, और ये कहते हैं कि उसके अंदर यही क्वालिटी है, ह्यूमन की तरह ही है। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहते हैं पोइट्री में या ड्रामा में, तो हम पर्सोनिफिकेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज प्लियोनेज्म। प्लियोनेज्म क्या होता है? जब हम जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, जिनकी जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। राइटर जनरली इनको ह्यूमर में या फिर किसी थीम में यूज करते हैं, ज्यादा शब्दों में अपनी बात कहने के लिए, जबकि जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। प्लियोनेज्म इज द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू कन्वे मीनिंग, मतलब मीनिंग तो कम वर्ड्स में भी समझ आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा वर्ड्स को यूज कर रहे हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है मीनिंग को कन्वे करने के लिए। द बर्निंग फायर वार्म्ड द होल हाउस। द बर्निंग फायर, अब फायर तो बर्निंग ही होती है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, और होल हाउस, हाउस ही हो गया तो पूरा घर ही हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को क्या किया गया है? एक्स्ट्रा यूज किया गया है, जस्ट टू एड सम स्ट्रेस, एक अलग से इंप्रेशन देने के लिए, जबकि नेसेसरी नहीं है। बर्निंग फायर वार्म द होल हाउस, हमें पता है आग तो जलती ही है, जली हुई तो आग होती है, ठीक है। तो ये अननेसेसरी वर्ड्स को यूज किया गया है, देर इज नो नीड। आई सो इट विद माई ओन आईज, ठीक है। अब ये ओन सब अपनी आंख से ही देखेंगे, जब मैंने देखा आई सॉ इट, तो विद माई ओन आईज एक अननेसेसरी एडिशन है वर्ड्स का। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो अपनी आंख से ही ना, जब आपने देखा है, तो इसकी एक अननेसेसरीली इन वर्ड्स को यूज किया गया है। किक इट विद योर फीट, अब किक तो फीट से ही करते हैं हम, राइट। तो इसको अननेसेसरीली वर्ड्स को यूज किया हुआ है, राइट। सो प्लियोनेज्म इज जब आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए, जिनकी नीड भी नहीं होती। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जहां पे आपको लगता है कि थोड़े में काम चल रहा था लेकिन बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो वो प्लियोनेज्म है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पन। पन क्या होता है? मजाक करना। ये हमेशा बेसिकली जोक्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिन पे आपको हंसी आती है, ऐसे वर्ड्स। एन अम्यूजिंग यूज ऑफ अ वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स और ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम, मतलब बेसिकली या तो ऐसा कोई वर्ड होगा, एक वर्ड होगा लेकिन उसके दो मीनिंग कन्वे हो रहे होंगे सेंटेंस में, पहली बात। दूसरी बात, या तो दो डिफरेंट वर्ड होंगे जिनकी साउंड सेम होगी, तो वो होता है पन। बेसिकली ये मजाक के लिए यूज होते हैं, जहां भी ह्यूमर होगा, मजाक होगा, तो वो पन होता है। जैसे कि अ पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज ऑलवेज बी नेगेटिव। पेसिमिस्ट कौन होते हैं? जो हमें निराशावादी लोग, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमेशा बी नेगेटिव होगा। अब ये क्या है? एक मजाक ही है ना, कि तेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी नेगेटिव है, तू कहां से ऑप्टिमिस्टिक होगा, तुझे कहां से आशा होगी, राइट। तो इस तरह के मजाक जब भी होते हैं वो पन होता है। ऑलवेज ट्रस्ट अ ग्लू सेल्समैन, दे टेंड टू स्टिक टू देयर वर्ड। अब हमेशा क्या करो? ग्लू सेल्समैन को ट्रस्ट करना। क्यों? क्योंकि वो अपने शब्द पे टिके रहते हैं। अब ग्लू वाला है इसलिए टिका रहता है। तो अगेन ये क्या है? पन है, एक जोक है, एक मजाक है, राइट। तो आई होप आपको पन का मीनिंग क्लियर है। जब भी कोई भी बात आप मजाक के लिए यूज करेंगे, एक शब्द जिसके दो मीनिंग होंगे। अब बी नेगेटिव एक टाइप ऑफ ब्लड है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है कि वो बी नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, इसलिए उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। ग्लू सेल्समैन है तो स्टिक का मतलब क्या है? वो अपनी बात पड़ा रहता है, और स्टिक का मतलब चिपकना भी होता है। तो ये होता है पन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज स्नैक द की।
स्नेग्ड क्या होता है? इट इज व्हेन अ स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ लार्जर यूनिट और वाइस वर्सा। मतलब जब आप एक छोटी यूनिट को बताने की जगह बड़े यूनिट को यूज करते हैं और बड़े यूनिट को बताने के लिए छोटे यूनिट को यूज करते हैं। बेसिकली आप वर्ड्स की जगह ज्यादा वर्ड्स को यूज करते हैं, छोटी बात को बड़े में कहते हैं और बड़ी बात को छोटे तरीके से कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जैक गॉट सम न्यू व्हील्स। तो जैक ने क्या ली? नई कार ली, लेकिन उसको क्या कर दिया? लार्जर यूनिट में बताया, सम न्यू व्हील्स। डू अ क्विक हेड काउंट एंड सी हु इज मिसिंग। अब यहाँ पर क्या है? ये स्मॉलर यूनिट है, लार्जर यूनिट क्या थी? डू अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हियर एंड फाइंड आउट हु ऑल आर मिसिंग। ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्मॉलर यूनिट में लिखा गया है। इंडिया वन द वर्ल्ड कप। अब इंडिया से यहाँ पर क्या है प्रेफरेंस? यहाँ पे स्मॉलर यूनिट यूज की गई है। मतलब क्या है कहने का? इंडियन क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप। तो जब भी छोटी यूनिट को कहने के लिए बड़ी यूनिट यूज की जाएगी और बड़ी यूनिट को यूज करने के लिए छोटी यूनिट यूज की जाएगी, तो स्नेक्ड की जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज अंडरस्टेटमेंट। जैसे कि इसका नाम ही बताता है किसी चीज को अंडरस्टेट करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? राइटर इंटेंशनली सिचुएशन की जो गहनता है, जो सिचुएशन की इंटेंसिटी है, उसको ना बताकर बहुत ही सिंपल वर्ड्स को यूज करता है, उसको मिनिमाइज कर देता है। जो भी सिचुएशन का एक्चुअल इफेक्ट है उसको कम कर देता है ऐसे वर्ड्स को यूज करके। तो अंडरस्टेटमेंट होता है when the writer intentionally downplays or minimizes the significance और intensity of a situation। मतलब कि राइटर जो है सिचुएशन की जो सीरियसनेस है, जो इंटेंसिटी है, उसको खत्म कर देता है, उसको मिनिमाइज कर देता है। जैसे कि इट्स जस्ट अ स्क्रैच हैविली ब्लीडिंग पर्सन सेड। किसी का बहुत ज्यादा खून बह रहा है लेकिन वो क्या कहता है? इट्स जस्ट अ स्क्रैच। तो ये अंडरस्टेटमेंट है। लुक्स लाइक इट रेन्ड अ बिट लास्ट नाइट। एक बहुत बड़े तूफान के बाद अगर कोई बोलता है ऐसा लग रहा है कल रात को शायद थोड़ा तूफान आया था, है ना, थोड़ी बारिश हुई थी, तो ये क्या है? अंडरस्टेटमेंट है। जब आप बहुत बड़े तूफान को अंडरस्टेट कर दे रहे हो एक लाइन को यूज करके कि लगता है कुछ थोड़ी बहुत बारिश हुई थी पिछली रात। वैसे तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में 20 टाइप्स ही बताए थे, लेकिन जब मैंने रीड आउट किया तो 2 टाइप्स और मिले मुझे। फर्स्ट इज असोनेंस एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो हम दोनों को भी करेंगे इसी वीडियो में। असोनेंस क्या होता है? ये एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक होती है जहाँ पे सेम या सिमिलर वोवेल साउंड रिपीट होती है। एलिट्रेशन किया था हमने जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं। असोनेंस होता है जहाँ पे वोवेल साउंड्स रिपीट होती है, यानी ए ई आई ओ यू, यानी साउंड क्या हो गई? ए ई ओ और अ। ये साउंड्स आप फोनिक साउंड जरूर कीजिएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो फोनिक साउंड्स पे ही है। जब तक आपको साउंड्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इंग्लिश में कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू और इनकी फोनिक साउंड जो होती है अगर ये रिपीट होती है तो होता है असोनेंस। ठीक है, ही रोड द बोट। अब ये ओ साउंड का जो है रिपीटिशन है, ये क्या है? वोवल है, ओ साउंड। ठीक है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ओ साउंड का रेपिटेशन है, अगेन वोवल साउंड रिपीट हो रही है। क्राइंग टाइम, ई। ई जो है वोवल साउंड है, ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो जहां पर वोवल साउंड रिपीट होते हैं वो होते हैं असोनेंस। राइट, इट इज अ लिटरेरी टेक्निक वेयर द सेम और सिमिलर वोवल साउंड इज रिपीटेड। तो वोवल साउंड का रिपीटेशन है तो असोनेंस है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन है तो एलिट्रेशन है। So the last figure of speech is transferred epithet. Transferred epithet क्या होता है? An epithet is a word or phrase which describes the main quality of someone or something. जो epithet होता है वो describe करता है किसी की भी main quality को। ठीक है, यानी कौन होते हैं describing words? Adjectives। तो epithets होते हैं adjectives जो noun को describe करते हैं। जैसे कि I had a wonderful day। कैसा day था? Wonderful। So day को describe कर रहा है wonderful as an adjective। इवैन द ग्रेट, इवैन क्या है? नाउन है, और नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है आगे? द ग्रेट। तो ये क्या है? हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जहां पर क्या होता है? हम मेन क्वालिटी जो है ये वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं एज एन एडजेक्टिव। शी हैड अ स्लीपलेस नाइट। विच काइंड ऑफ अ नाइट शी हैड? स्लीपलेस। तो जब भी आपको विच को आंसर करेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये क्या कर रहा है? मेन क्वालिटी बता रहा है। ये नाइट की क्वालिटी बता रहा है, इवेंट बता रहे हैं, द ग्रेट डे की क्वालिटी बता रहा है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है,
आई होप आपको जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हमने आज के वीडियो में किए हैं क्लियर है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को थॉरोली फॉलो करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे, बिकॉज आज तक किसी भी एग्जाम में मेरा फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है और मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हर टाइप को करवाने की कोशिश की है डिटेल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। ऑलरेडी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट और वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।